एक तो इसराइल को सीज फायर पे मजबूर करना, दूसरा अपने बहुत ही ऐसे कैदियों को छुड़ाना, औरतों और बच्चों को, खासतौर पे उसमें कुछ औरतों पे जो इसराइल ने मतलब 16-16 साल के सेंटेंस लगा दिए थे, और मतलब बड़े बड़े लंबे सेंटेंसेस लगा दिए थे, उनको इसराइल को छोड़ना पड़ा। ये इसराइल के लिए मतलब थूक के चाटने जैसा है, जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश में कहते हैं। तो इसराइल ने ऐसा माहौल बना दिया था कि मतलब आप सोचिए, पहले दिन जब मतलब जब जो 39 प्रिजनर्स रिलीज हुए और कल हुए 2 बैचेस में, इसराइल ने ऐसा आतंक का माहौल बनाया था कि उनकी कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा, कोई वो नहीं होगा, कहीं से भी इसराइल विरोधी नारे नहीं लगाए जाएंगे, ये सब नहीं होगा। लेकिन ऐसा सब कुछ हुआ। सेलिब्रेशन भी हुआ, इसराइल विरोधी नारे भी लगे, यहाँ तक कि जो फिलिस्तीनी जो महिलाएं हैं जो कैद से निकली, उन्होंने एक वो वाला नारा लगा दिया जो इसराइल जिससे सबसे ज़्यादा डरता है, द स्वॉर्ड बिफोर द स्वॉर्ड वी आर दी मैन ऑफ मोहम्मद दैफ, दो अल सैफ कबल अल सैफ एंड रिजाल मोहम्मद दैफ। इस तरह से वो पूरा एक मतलब कि तलवार के आगे तलवार, हम मोहम्मद दैफ के लोग हैं। तो ये नारा भी लगा, ये नारा वहाँ बिल्कुल पूरी तरह से बैंड है। तो अब ये ऐसी सिचुएशन में जब सारी चीज़ें हमास के हिसाब से हो रही हैं और इजरायली भी देख रहे हैं, और इजरायली इस बारे में उनके अंदर ये बात जा रहा है, ये मैसेज कि हमारी सरकार हमारी सुरक्षा नहीं कर पा रही, और इजरायली मीडिया का एक हिस्सा भी सरकार के खिलाफ लगातार लिख रहा है इस बारे में, और कभी भी मतलब इजराइल में सत्ता पलट भी हो सकता है। नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर और आज के खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं लेखक जो बेहद संजीदगी से अपने लेखन के जरिए पूरी दुनिया को मिलिट्री वॉर की असलियत दिखा चुके हैं। अमरीश मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि 50 दिन हो चुके हैं इस जंग को, और अब जो जिन्हें कैद किया गया था उन्हें छोड़ने के नाम पर सीज फायर का पूरा एक मामला बनाया गया है कि सीज फायर होगी, बॉम्बिंग नहीं होगी और इस जंग को रोका नहीं जाएगा। तो सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि आज तीसरा दिन है सीज फायर का, लेकिन इजराइल जो नियम बनाए गए थे उसे तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, अभी क्या हुआ कि जो हमने इस चैनल पे इनफैक्ट प्रिडिक्ट भी किया था कि सीज फायर होगा। आपको याद होगा, हम लोग ने शायद 2 इंटरव्यूज पहले। अभी क्या है कि 2 दिन हो चुके हैं सीज फायर के। कल एक मतलब जो फर्स्ट बैच था, वो इसराइल ने 39 जो प्रिजनर्स थे, खासतौर पे महिला और बच्चे, उनको रिलीज किया। और परसों और कल हिच आई, क्योंकि इस चीज में आई कि हमास ने ये कहा था कि सीनियोरिटी के हिसाब से प्रिजनर्स रिलीज किए जाएंगे, कि जो सीनियर हैं वो पहले किए जाएंगे, खासतौर पे महिलाओं में। बच्चों में तो चलिए वो एक जनरल बात थी, लेकिन महिलाओं में तो वो उसमें इजराइल ने कुछ इस तरह से हेर फेर करनी शुरू कर दी लिस्ट में। अच्छा, उसकी वजह थी क्योंकि इस बार जो रिलीज होनी थी इसरा जाबरी और वो जो दवाइयत थी, ये शौकत दवाइयत, जो दोनों जो है दोनों पे ये चार्ज था आतंकवाद का। और ये सीधे उस समय 2015 में जो एक वेव चली थी जिसमें महिलाओं ने आगे आके अकेले हमले किए थे इजरायलियों पे, तो उस उन दोनों का पार्ट थी। और तो इसलिए इसराइल बहुत नर्वस था, और उसने हेर फेर की। लेकिन लास्ट में आते आते उस वो हमास की शर्तों को उसको मानना पड़ा। और हिब्रू मीडिया में इजरायली मीडिया में ये बात बड़ी प्रोमिनेंटली छपी है कि दैट हमास इज डिक्टेटिंग द टर्म्स ऑफ द ट्रूस। हमास जो है वो ट्रूस के टर्म्स डिक्टेट कर रहा है। वो जिस तरह से चाहता है, उसने जो शर्तें रखी थी इसराइल को माननी पड़ रही हैं। और नेतन्याहू के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। एक हेल्पलेसनेस जो है वो मतलब एक फ्रस्ट्रेशन हमको इजरायली कैंप में हमको दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ ये भी चल रहा है कि जहां अभी गाजा में तो ट्रूस लगा हुआ है पूरा, लेकिन वेस्ट बैंक में लड़ाई चल रही है। जेनिन में फिर से इसराइल ने हमला किया और वहां पर पैलेस्टीनियन शहीद भी हुए। आज 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 ही शहीद हुए 2, और इजरायली सैनिक भी मारे गए।
वो अभी उसकी खबर धीरे धीरे आएगी, लेकिन जेनिन में मेरे सूत्रों के हिसाब से इजरायली सैनिक भी, आज की ही बात मैं कर रहा हूँ, आज की अभी वो भी मारे गए। तो अभी देखिए जो 2 दिन का ट्रूस है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पूरी दुनिया की निगाह इसके ऊपर है कि ये एक पॉज है, ये किसको इसमें, क्योंकि देखिए ये भी वॉर का हिस्सा है। ये है सीज फायर सो कॉल्ड, लेकिन ये वॉर का ही हिस्सा है, क्योंकि इसमें भी नर्व्स की लड़ाई चल रही है कि कौन किस पे। एक तो इसराइल को सीज फायर पे मजबूर करना, दूसरा अपने बहुत ही ऐसे कैदियों को छुड़ाना, औरतों और बच्चों को, खासतौर पे उसमें कुछ औरतों पे जो इसराइल ने मतलब 16-16 साल के सेंटेंस लगा दिए थे, और मतलब बड़े बड़े लंबे सेंटेंसेस लगा दिए थे, उनको इसराइल को छोड़ना पड़ा। ये इसराइल के लिए मतलब थूक के चाटने जैसा है, जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश में कहते हैं, वो वाली स्थिति है। तो एक तरह से मनोवैज्ञानिक जो जो साइकोलॉजिकल अपर हैंड है, वो हमास का इसमें है। इसी के साथ हम एक चीज ये देख रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड मीडिया ने ये दिखाया कि जो फिलिस्तीनी है वो अपनी जगह को छोड़कर जा चुके हैं और वापस लौटना नामुमकिन है। लेकिन जिस तरह से हम अभी ये तस्वीर देख रहे हैं कि सर, इजरायली लाखों की संख्या में अपनी जगह छोड़ के जा रहे हैं, क्या सच्चाई है इसकी और किस तरह से ये पूरा का पूरा सिनेरियो देखा और समझा जाए? क्योंकि इजराइलियों का छोड़कर जाना इजराइल की हार बताता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, देखिए पैलेस्टीनियन से इसराइल ने कहा था जब 7 अक्टूबर के बाद जब वॉर शुरू हुई कि उत्तरी गाजा से आप दक्षिण गाजा की तरफ जाइए, और कुछ हद तक पलायन हुआ भी था, हालांकि 100% कभी भी नहीं हुआ। कुछ हद तक पलायन हुआ, मतलब पलायन हुआ करीब 40, 45, 50% तक, बाकी लोग तो वहीं जमे रहे। लेकिन जो पलायन हुआ था अब वो वापस लौट रहे हैं, वो सब उत्तरी गाजा पे वापस लौट रहे हैं, और इसराइल ने वहां हर तरह की कोशिश कर ली, गोली भी चलाई, ये सब भी किया, स्नाइपर्स भी अपने बिठाए, कुछ एक दो लोग घायल भी हुए कुछ, लेकिन इसराइल कुछ नहीं कर पा रहा है। दक्षिण गाजा से एकदम साफ तौर पे मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूं कि दक्षिण गाजा से उत्तरी गाजा वापस जो विस्थापित हुए थे वो लौट रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लेबनान बॉर्डर पे विस्थापित जो 70,000 इजरायली हुए थे, जब हिजबुल्ला लेबनान से मिसाइल उसने मारी और कई इजरायली सैनिकों को मारा। अभी तक 325 की तो लिस्ट भी आ चुकी है इजरायली सैनिकों को जिनको हिजबुल्ला ने मारा। तो लेबनान के जो पूरी जो सिचुएशन थी, लेबनान बॉर्डर पे जो इजरायली सेटलमेंट्स हैं, जहां पर इसराइल ने पूरा अपने बड़े बड़े सेटलमेंट्स बनाए हुए हैं, वहां लाखों लोग रहते हैं। तो शुरू में 30,000, फिर 60,000, फिर 75,000, और आज की डेट है कि करीब 1 से 1.5 लाख के बीच में वहां से लोग जा चुके हैं। अब सोचिए, अब इसराइल की आबादी ही 70 लाख की है, और उसमें 1/4 अरब्स हैं, तो बाकी उसमें 1 लाख लोग वहां से हटने पड़े, उनको हटना पड़ा है। और अभी एक हिब्रू अखबार को इंटरव्यू देते हुए एक महिला ने, इजरायली महिला ने, यहूदी महिला ने एक बयान दिया जो कि पूरी सिचुएशन को सम अप कर देता कि कौन, हु इज कॉलिंग द शॉट्स। उसने, उस महिला ने कहा अपने इजरायली हिब्रू अखबार को कि हम नसरुल्लाह के फैसले का इंतजार कर रहे हैं कि वापस जा सकते हैं कि नहीं। अब आप बताइए ये कितनी बड़ी बात, ये कितनी बड़ी हिजबुल्लाह की जीत है, और पूरे पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस की जीत है, जिसमें एक महिला को ये कहना पड़ रहा है कि हम, उसको अपनी सरकार पे भरोसा नहीं है, उसको क्योंकि देखिए क्या हुआ है कि इजरायली जो सिटीजन्स हैं, जो इजरायली नागरिक हैं, उनको अपनी सरकार से विश्वास उठ गया है कि वो उनको सिक्योरिटी दे सकती। ये जो सबसे बड़ी बात थी कि इजराइल जो पूरी दुनिया में डंका बजाता था और लोगों को इनवाइट करता था हर जगह से कि आके बसो, हम तुम्हें सिक्योरिटी देंगे, तुम अतिक्रमण करते जाओ अतिक्रमण, फिलिस्तीनी जो लैंड है उसका जितना अतिक्रमण करना है करो, और हम तुम्हारे साथ है, हमारे हथियार और हमारे अत्याधुनिक हथियार, अमेरिका का सपोर्ट हमारे साथ है, पूरे वेस्ट का सपोर्ट हमारे साथ है, करते जाओ। उसमें इतना एक रिवर्सल हो गया है, अब इजरायली छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, ये तो 1 लाख, 1 से 1.5 लाख के बीच में जो लेबनान बॉर्डर से विस्थापित हुए हैं, जो गाजा बॉर्डर से विस्थापित हुए हैं उसमें भी 1 लाख की संख्या पहुंच गई, और वो 1 लाख की संख्या वो भी अभी वापस नहीं लौटी है। पूरे पूरे सेटलमेंट्स
जिनमें 7 अक्टूबर को हमास ने जो हमला किया था जिन सेटलमेंट्स पे, वो सेटलमेंट्स पूरे के पूरे अभी तक खाली हैं। नजीफ तक, नजीफ जबकि काफी अंदर है, लेकिन नजीफ तक जो ये सिचुएशन है, वहां से भी लोग छोड़ के इजरायली पलायन कर रहे हैं। तो कम से कम आप ये समझ लीजिए कि 2 से 2.5 लाख इजरायली विस्थापित हो चुके हैं। और गाजा में जो विस्थापित हुए थे लोग, मतलब करीब 5 से 6 लाख, तो वो वापस उत्तरी गाजा लौट रहे हैं। बिल्कुल सर, हम पिछले जब से ये सीज फायर हुआ है, प्रिडिक्शन के बाद हम लोग नहीं जुड़े हैं, लेकिन उसके बाद भी काफी सारी डेवलपमेंट्स देखने को मिली है। मेरा सवाल आपसे ये है कि सर, जब सीज फायर की बात आती है तो कहा जा रहा था कि ये अमेरिका की वजह से हो रहा है, अमेरिका इसका सेहरा अपने सर पे बांधना चाहता है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये सीज फायर की इजराइल को नौबत क्यों आई कि उसे ये एक्सेप्ट करना पड़ा, या ऐसे कौन-कौन से पॉइंट्स हैं जिस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, जो इज़राइल अपनी ताकत के तौर पर दिखाता है, लेकिन दुनिया कहीं न कहीं ये समझ रही है कि ये उसकी कमज़ोरी थी, या वो कहीं न कहीं पिछड़ रहा था? देखिए, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, इजराइल का जो गाजा ग्राउंड इन्वेजन है, हुँ, वो फेल हो रहा था। हुँ, गाजा ग्राउंड इन्वेजन में 7 अक्टूबर को, देखिए 7 अक्टूबर को करीब 319 इजरायली सैनिक मारे गए इजराइल के हिसाब से। वैसे तो ज्यादा है संख्या, लेकिन इजराइल के हिसाब से। और उसके बाद गाजा जो ग्राउंड इन्वेजन हुआ, उसमें भी इजराइल के हिसाब से करीब 100 सैनिक और मारे गए। और अनऑफिशियल जो रिकॉर्ड है उसमें है कि 1000 से 1500 इजरायली मारे गए हैं अभी तक, 7 अक्टूबर से लेकर ग्राउंड इन्वेजन तक। बार बार इस सीज फायर के पहले जो इजरायली अखबार हैं वो इस बात को लिख रहे थे कि ये इसमें अच्छा, और वो सब चीजें भी आई कि जो मिलिट्री सेमेट्री है, जो कब्रिस्तान, मिलिट्री कब्रिस्तान है, उसका आदमी कह रहा था कि हम हर घंटे एक लाश हम लोग हमको दफनाना पड़ रहा है, और इस तरह से। तो ये सारी बातें जब आ रही थी, तो ये साफ हो गया था कि इसराइल जो कह रहा है वो सच्चाई नहीं है। इसराइल पूरी तरह से जमीन पे हारा है। और उधर हिजबुल्ला ने अटैक करके इजरायली सेना को डिवाइड कर दिया है। इसराइल को अपनी आधी ताकत, लगभग आधी ताकत 40% उसको लेबनान बॉर्डर पे लगानी पड़ रही है। 60% केवल वो इस पे गाजा पे लगा रहा है। वो 60 में भी मान लीजिए कम से कम 10% उसको वेस्ट बैंक में भी देखना पड़ा है। तो 3 फ्रंट की लड़ाई होगी। दूसरी बात, यमन ने जिस तरह से एक जहाज उन्होंने उसका इसराइल का कैप्चर किया, और अभी दूसरा किया, अभी तो जब हाँ, ये सीज फायर के बाद दूसरा किया। लेकिन इसराइल को मैसेज मिल गया था कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये चारों तरफ से जो हमारी घेराबंदी हो रही है, और उधर इराक में भी लगातार मिसाइल्स अमेरिकन बेसिस पे मारे जा रहे हैं, तो उसमें अमेरिकन सोल्जर्स इंजर्ड हुए हैं अभी तक। लास्ट मतलब करीब एक हफ्ते पहले 45 अमेरिकन सोल्जर्स के इंजर होने की, मरने की नहीं, इंजर होने की खबर आई थी। अब वो संख्या और भी आगे बढ़ गई होगी। उधर अमेरिकन ने भी कुछ जगह सीरिया और इराक में कुछ एयर स्ट्राइक्स करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं रही बहुत। वहां कोई इस तरह की सिचुएशन नहीं बनी। इसराइल ने जरूर लेबनान में सिविलियंस को मारा, कुछ दो उसमें पत्रकार भी थे, अल मायादीन के 2 पत्रकार भी मारे गए, वो और सिविलियन भी मारे गए। लेकिन इसराइल का देखिए जो पूरी एक सिचुएशन है, उसमें जो इसराइल ने अमेरिका से ये कहा था कि हम संभाल लेंगे, आप हमें मदद करिए, हम संभाल लेंगे। हुँ, और उधर हमास ने भी कहा था ईरान से या बाकी ताकतों से कि इवन हिजबुल्ला से कि ये हम ऑपरेशन संभाल लेंगे, आप हमारी मदद करिए। हुँ, उस पूरी सिचुएशन में जो सीधी टक्कर पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस और इसराइल की हुई है, उसमें पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस आज की तारीख में विजयी है। हुँ। इसमें कोई राय सर, तो ये माना जाए कि हिजबुल्लाह ने फ्रंट से आकर जब से मोर्चा संभाला है, तब से कहीं न कहीं इज़राइल डरा भी है, और इसलिए उसने सीज़ फायर के लिए हाँ कहा कि कम से कम जो 72 मुल्कों से उसको सेना आने वाली है, वो उसका इंतज़ार कर रहा है। जो तमाम जो उसके जो लाखों जो टन उसका असला बारूद था, वो ख़त्म होने की कगार पे था। मतलब अगर हम इस चीज़ को देखते हैं, तो वो कहीं न कहीं कम हो रहा था, तो उसने अपने आप को 5 दिनों में वो सारा असला-बारूद, जो सैन्य ताकतें हैं, जो तमाम उसको खैरात तमाम मुल्कों से मिल रही है फ़िलिस्तीन से लड़ने के लिए, वो एक तरफ अब फिर से जुटाने के लिए उसने सीज़ फायर के लिए
सीज फायर के लिए हाँ कहा, या हिजबुल्लाह की ताकत देखकर उसे कहीं ना कहीं अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं? देखिए, दोनों बातें हैं, लेकिन प्रमुख बात है हिजबुल्ला का थ्रेट। और फिर मैं कहूंगा केवल हिजबुल्ला का थ्रेट नहीं, जो गाजा में हमास और पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के सारे फैक्शंस, जिसमें पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद है, जिसमें पीएफएलपी है, जिसमें पीएफएलपी जीसी है, जिसमें फिलिस्तीन के जो वामपंथी ताकतें हैं वो भी हैं, सब लोग उसमें इन्वॉल्व है, इस्लामी से लेके वामपंथी जितने भी रेजिस्टेंस हैं वो सब इस समय यूनाइटेड एक कॉमन फ्रंट वहां पर बना के लड़ रहे हैं। वहां पर जो इसराइल की डिफीट हुई, और अब इसके बाद जो तीसरा कारण है, ये गौड़ का, ये एक तरह से प्रमुख नहीं, गौड़ है, ये सेकेंडरी रीजन है, लेकिन उसमें इसराइल जरूर ये कोशिश करेगा ही कि वो कैसे दूसरे देशों से जो वो संसाधन है। लेकिन देखिए, 72 देश कोई अपनी सेना भेज रहे हैं ऐसी तो कोई स्थिति है नहीं फिलहाल। बिल्कुल। वो संसाधनों की बात है तो संसाधनों में उसके गोला बारूद वाकई खत्म हो रहा है। अमेरिकन बॉम्ब वो यूज करता है तो अमेरिका उसको लगातार सप्लाई कर रहा है, लेकिन उधर यमन कई ड्रोन्स मार चुका है जिसको अमेरिका ने इंटरसेप्ट किया है। तो अमेरिका भी बड़ा कॉशियस हो गया है कि वो जो हथियारों की सप्लाई है इसराइल को, वो किस तरह से करे, कैसे करे, कितनी करे, इस पे भी सवाल उठ गया है। और अमेरिका की जनता भी एक तरह से आंदोलित हो गई है इस सवाल पे। अमेरिका में देखिए कई तरह के फैक्शंस हैं, और उसमें इवन जो राइट विंग है, जो रिपब्लिकन राइट विंग, ऐसा नहीं कि वो इसराइल के समर्थक है, वो नहीं चाहते हैं कि अमेरिका किसी दूसरी लड़ाई, खासतौर पर मिडिल ईस्ट में फंसे, क्योंकि वो लोग अपनी लोकल प्रॉब्लम्स को ही चाहते हैं कि प्राथमिकता दे, जो ट्रंप के पीछे हैं। और ट्रंप ने यही एजेंडा भी चलाया था कि भाई हम अपनी ज़रूरतों पे ध्यान देंगे, हम बहुत ज़्यादा मिडिल ईस्ट वगैरह में नहीं। इसमें देखिए एक एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जहाँ पर एक पूरी पावर ऑफ, मतलब बैलेंस ऑफ पावर है, अमेरिका भी देख रहा है कि 4 दिन में ये क्या होगा। अभी तक उसने देखा है कि हमास का पलड़ा भारी है, और वो अगर इसका हमास का पलड़ा भारी रहा तो ये बात तय है कि इसराइल के ऊपर प्रेशर होगा कि तुम इस सीज फायर को आगे बढ़ाओ। क्योंकि देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अब जब सीज फायर के बाद लड़ाई जब शुरू होगी दोबारा, अगर वो होती है तो उसमें फिर फिर नए नए स्तर की लड़ाई होगी। उसमें हमास केवल अपने को डिफेंड नहीं करेगा, फिर वो इसराइल पे एक एग्रेशन भी दिखाएगा। वो ये भी कोशिश करेगा कि फिर से हम इसराइल के अंदर घुसे, क्योंकि हमास ने इसकी प्लानिंग की हुई है मेरे सूत्रों के हिसाब से कि हम लोग जो हैं, ये जो सीज फायर है इसका इस्तेमाल अपनी फोर्सेस को रीडिप्लॉय करने में करेंगे। और उसके बाद हम लोग, हो सकता है कि 7 अक्टूबर जैसा फिर से एक जो सीधे इसराइल पर हमला था, और अभी तक ये था कि इसराइल फिर घुसा और इसराइल और ये गाजा को डिफेंड कर रहे थे, इन्होंने इसराइलियों को अंदर गाजा के कोई डिफेंसिबल पोजीशन बनाने नहीं दी। सर, हम ये देख रहे हैं कि सीज फायर का उल्लंघन खुद इजराइल करता हुआ दिखाई दे रहा है, वो लगातार हमले कर रहा है। कैसे देखा और समझा जा सकता है, क्योंकि सीज फायर का चुनना पूरा मुल्क, पूरी पूरी दुनिया देख रही है इसे, कैसे समझा जा सकता है इस हमलों के बारे में? देखिए, इसराइल ने हमेशा, ये आज की बात नहीं है, जब फर्स्ट इंतिफादा हुआ था, उसके बाद जो ओस्लो अकॉर्ड्स हुए, और उसके बाद फिर जो सेकंड इंतिफादा हुआ, उसके बाद जो अकॉर्ड्स हुए, उसमें इसराइल ने हर समझौते में वायलेशन किया है, अपनी प्रॉमिस नहीं रखी है इसराइल ने कभी। इस बार फर्क क्या हो रहा है, इस बार फर्क क्या हो रहा है, और यह मैं आपको बताऊं, हमास का स्टेटमेंट है। कल जब इसराइल ने लिस्ट के साथ हेराफेरी शुरू की, कि जो सीनियोरिटी के हिसाब से हमास ने उनको लिस्ट दी थी कि दूसरे बैच की ये प्रिजनर्स रिलीज होंगे, तो उसमें जो इसराइल ने हेरा फेरी की, तो हमास ने उन प्रिजनर्स को लेने से मना कर दिया, और ये भी कह दिया कि जो हम प्रिजनर्स रिलीज करेंगे, वो भी हमको जो प्रिजनर्स रिलीज करने थे, जो आपके इसराइली जो हमास के पास हैं, उनको हम नहीं रिलीज करेंगे। अब आप देखिए, जो रेशियो है वो 1:3 है, कि अगर 3 फिलिस्तीनी प्रिजनर इसराइल रिलीज कर रहा है तो हमास 1 करेगा। मतलब अगर इसराइल 39 कर रहा है तो हमास 13 कर रहा है। यही पहले बैच में हुआ।
सेकेंड बैच में भी इसराइल ने हेरा फेरी करने की कोशिश की, लेकिन हमास ने ये कह दिया कि देखो ये हम पैलेस्टीनियन अथॉरिटी नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि हम जो इस समय वेस्ट बैंक को रूल कर रही है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, जो अब्बास जो जिसके प्रेसिडेंट हैं, और जिसके ऊपर आरोप भी है कि अभी भी इस हाल में भी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी इसराइल के साथ कोऑर्डिनेट करके कुछ वहाँ पर जो मिलिटेंट्स हैं उनको वो कैद कर रही है, कुछ को टॉर्चर कर रही है, इसराइल की मदद कर रही है, और उसको ट्रेटर कह चुकी है हमास। हो सकता है कि इसके बाद उसका सफाया भी हो जाए जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है। लेकिन हमास ने यह भी कहा है कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी हम नहीं है, मतलब हम तुम्हारी चालों को समझते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग स्टैंड हमास ने कर लिया कि अगर आप हमारे हिसाब से नहीं करेंगे तो हम नहीं लेंगे प्रिजनर्स, और हम आपके भी प्रिजनर्स वापस नहीं करेंगे, वो उसमें इसराइल घुटनों पे आ गया। उसको उसी तरह से, नहीं तो इसराइल ने ऐसा माहौल बना दिया था कि मतलब आप सोचिए पहले दिन जब मतलब जब जो 39 प्रिजनर्स रिलीज हुए और कल हुए 2 बैचेस में, इसराइल ने ऐसा आतंक का माहौल बनाया था कि उनकी कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा, कोई वो नहीं होगा, कहीं से भी इसराइल विरोधी नारे नहीं लगाए जाएंगे, ये सब नहीं होगा। लेकिन ऐसा सब कुछ हुआ, सेलिब्रेशन भी हुआ, इसराइल विरोधी नारे भी लगे, यहाँ तक कि जो फिलिस्तीनी जो महिलाएं हैं जो कैद से निकली, उन्होंने एक वो वाला नारा लगा दिया जो इसराइल जिससे सबसे ज्यादा डरता है, पुट द स्वॉर्ड बिफोर द स्वॉर्ड, वी आर दी मैन ऑफ मोहम्मद दईफ। मोहम्मद दईफ जो कमांडर इन चीफ हैं, उसका बड़ा इंटरेस्टिंग अरबिक एक उसका ट्रांसलेशन है, वो दो अल सैफ, सैफ वहाँ तलवार थी, दो अल सैफ कबल अल सैफ एंड रिजाल मोहम्मद दैफ। इस तरह से वो पूरा एक मतलब कि तलवार के आगे तलवार, हम मोहम्मद दैफ के लोग हैं। तो ये नारा भी लगा, ये नारा वहाँ बिल्कुल पूरी तरह से बैंड है। तो अब ये ऐसी सिचुएशन में जब सारी चीजें हमास के हिसाब से हो रही हैं और इजरायली भी देख रहे हैं, और इजरायली इस बारे में उनके अंदर ये बात जा रहा है, ये मैसेज कि हमारी सरकार हमारी सुरक्षा नहीं कर पा रही, और इजरायली मीडिया का एक हिस्सा भी सरकार के खिलाफ लगातार लिख रहा है इस बारे में, और कभी भी मतलब इजराइल में सत्ता पलट भी हो सकता है इस ट्रूस के बाद, वहां पर सत्ता पलट भी हो सकता है, और लड़ाई अगर आगे बढ़ी जैसे मैंने कहा तो वो नए लेवल की होगी। उसमें हमास केवल डिफेंसिव वॉर करेगा कि वो फिर से हमला करेगा, ये अभी देखा जाना।